मनीष कुमार नायक, ट्रेनिंग ऑफिसर एट गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर। आज हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की उस कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल वर्किंग को डीकोड करने वाले हैं जो सच में इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। खास तौर पर हम टॉर्क कन्वर्टर के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर छुपाए रह जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक स्ट्रक्चर्ड पावर पाथ को ट्रेस करेंगे। देखेंगे कि इंजन ब्लॉक से निकली हुई एनर्जी सीधे वर्कशॉप एप्लीकेशंस तक कैसे आती है। शुरुआत टॉर्क कन्वर्टर के इंट्रोडक्शन से होगी, उसके बाद उसकी एनाटॉमी, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑपरेशन स्टेजेस, हीट मैनेजमेंट और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल मैकेनिक ट्रेड टिप्स। एक बहुत ही आम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी है, पर इंजन तो चालू है। अब अगर इंजन डायरेक्ट पहियों यानी व्हील से जुड़ा होता तो गाड़ी रुकने पर इंजन को भी तो तुरंत बंद हो जाना चाहिए था, राइट? यही ऑटो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है टॉर्क कन्वर्टर। ये बेसिकली एक हाइड्रोडायनामिक पावर ट्रांसमीटर है। आसान शब्दों में कहें तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड यानी एटीएफ का इस्तेमाल करके एक फ्लूइड कपलिंग बनाता है जो पुराने मैनुअल क्लच की जगह ले लेता है। इसी की वजह से बिना इंजन मरे गाड़ी आराम से ट्रैफिक में रुक पाती है। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ द कन्वर्टर। चलिए अब इसके फिजिकल कंपोनेंट्स का थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं। अपना सफर सीधे इंजन ब्लॉक से शुरू करके ट्रांसमिशन इनपुट तक लेकर चलते हैं। सबसे पहले आता है फ्लेक्स प्लेट। इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा ये एक पतला स्टील डिस्क है जो इंजन के टॉर्क को आगे भेजता है। इसे फ्लेक्स प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटेंशनली ऐसा डिजाइन किया गया है कि इंटरनल प्रेशर पड़ने पर हल्का सा मुड़ या फ्लेक्स हो सके। ओह, और इसके बाहरी किनारे पर एक रिंग गियर भी होता है जो स्टार्टर मोटर के लिए काम आता है। अब आते हैं मेन कन्वर्टर हाउसिंग के अंदर, जहां असली जादू होता है। यहां 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है इंपेलर या पंप, जो इंजन की स्पीड से घूमकर फ्लूइड को पूरी ताकत से बाहर फेंकता है। दूसरा है टरबाइन, जो इस तेज फ्लूइड के टकराने से घूमने लगता है। और तीसरा, इस पूरे सिस्टम का ब्रेन, स्टेटर। ये स्टेटर ही वापस आने वाले फ्लूइड को दोबारा इंपेलर की तरफ रीडायरेक्ट करता है। सेक्शन 3, फ्लूइड डायनामिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन। फिजिकल पार्ट्स तो क्लियर हो गए। अब देखते हैं हाउसिंग के अंदर आखिर कौन सी फिजिक्स काम कर रही है और एटीएफ के जरिए एनर्जी ट्रांसफर एग्जैक्टली कैसे होता है। तो अंदर फ्लूइड के 2 एक साथ चलने वाले पैटर्न्स होते हैं। एक है वॉर्टेक्स फ्लो, जहां फ्लूइड एक सर्कुलर मोशन में इंपेलर से टरबाइन और वापस स्टेटर के थ्रू बहता है। जब गाड़ी तेजी से एक्सेलरेट कर रही होती है तब यही फ्लो डोमिनेंट होता है। दूसरी तरफ है रोटरी फ्लो, जहां ये पूरा यूनिट एक साथ सर्कमफ्रेंस के अलोंग घूमता है। ये फ्लो तब टेक ओवर कर लेता है जब गाड़ी एक हाई स्पीड पर स्मूथली क्रूज कर रही हो। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द टॉर्क रेशियो फॉर्मूला। जब इंजन पर लोड ज्यादा होता है तो स्टेटर इंजन की एक्स्ट्रा हेल्प करता है। मान लीजिए अगर इंपेलर पर इनपुट 100 न्यूटन मीटर्स है तो टरबाइन पर वो आउटपुट 200 न्यूटन मीटर्स बन जाता है। एक 2.0:1 का रेशियो। लिटरली ताकत 2 गुनी हो जाती है। सेक्शन 4, ऑपरेशन स्टेजेस एंड एफिशिएंसी। चलिए अब एक्सेलरेशन की टाइमलाइन को एक कंप्लीट स्टैंड स्टिल यानी बिल्कुल रुकी हुई हालत से मापते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। इसकी वर्किंग के 3 क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस हैं। स्टेप 1 है स्टॉल, जब ब्रेक्स दबाए रखते हैं और टरबाइन रुका होता है। यहां टॉर्क मल्टीप्लिकेशन अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम पर होता है। स्टेप 2 है एक्सेलरेशन, जहां टरबाइन घूमने लगता है पर दोनों की स्पीड में काफी बड़ा गैप होता है। और फिर आता है स्टेप 3, कपलिंग पॉइंट, जहां ये टॉर्क मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से रुक जाता है। अब ये कपलिंग पॉइंट क्या है? जब टरबाइन की स्पीड इंपेलर की स्पीड के लगभग 90% तक पहुंच जाती है तो स्टेटर फ्री व्हील करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर आकर यह पूरा यूनिट एक सिंपल और हाईली एफिशिएंट फ्लूइड कपलिंग की तरह काम करने लगता है। सेक्शन 5, क्लचेस एंड हीट मैनेजमेंट। तेज रफ्तार और भारी लोड्स के अपने अलग मैकेनिकल चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़े खतरे हैं स्लिपेज और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का जनरेट होना। लेकिन यहां एक सोचने वाली बात है। 60 किलोमीटर/आवर से ऊपर जाने पर फ्लूइड कपलिंग थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है। तो हाई स्पीड पर इस एनर्जी वेस्ट करने वाली स्लिपेज को आखिर कैसे खत्म किया जाता है? जवाब है लॉकअप कन्वर्टर्स। होता क्या है कि एक फ्रिक्शन क्लच टरबाइन को मैकेनिकली इंपेलर हाउसिंग से लॉक कर देता है।
इससे एक 1:1 का मैकेनिकल लिंक बनता है। इस जीरो स्लिप की वजह से ना सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है, बल्कि सिस्टम में हीट भी कम पैदा होती है। पर सोचिए, जब एक भारी लोड वाली गाड़ी किसी पहाड़ी पर चढ़ रही हो, तब क्या होगा? वहां कन्वर्टर स्लिप काफी बढ़ जाता है और मैसिव हीट जनरेट होती है। ऐसे में एटीएफ को एक कूलर या हीट एक्सचेंजर में पंप करना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना फ्लूइड बुरी तरह जल जाएगा और ट्रांसमिशन कंप्लीटली फेल हो सकता है। और हाँ, एक बात और, कन्वर्टर इंजन को जोड़ने का काम करता है, पर एक्चुअल गियर चेंजेस के लिए ट्रांसमिशन हाउसिंग के अंदर मल्टी प्लेट क्लचेस होते हैं। ये फ्रिक्शन डिस्क्स और स्टील प्लेट्स हाइड्रोलिक प्रेशर से दबते हैं। अगर ये प्लेट्स घिस जाएं तो इंजन का आरपीएम तो तेजी से बढ़ेगा, पर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये मैकेनिक्स के लिए एक क्लियर वार्निंग साइन है। सेक्शन 6 प्रैक्टिकल मैकेनिक ट्रेड टिप्स। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से की तरफ चलते हैं, जो अप्रेंटिस मैकेनिक्स और टेक एंथुजियास्ट के लिए एकदम जरूरी है। वर्कशॉप में इन डायग्नोस्टिक टिप्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, एटीएफ लेवल को हमेशा इंजन आइडल और फ्लूइड वार्म होने पर ही चेक करें। दूसरा, स्टॉल टेस्ट से हम मैक्स आरपीएम जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट वार्निंग, ये एक्सट्रीम हीट पैदा करता है, इसलिए इसे बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए ही करना चाहिए। और तीसरा, हेल्दी एटीएफ हमेशा ब्राइट रेड होता है। अगर वो डार्क ब्राउन है या जलने की स्मेल आ रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि अंदर के कंपोनेंट्स फेल हो रहे हैं। कमाल की बात है ना कि एक सिंपल सा दिखने वाला फ्लूइड इतनी ताकत कंट्रोल कर सकता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन को सेफली चला सकता है। इस बारे में जरूर सोचिए। फॉर पीडीएफ एंड असेसमेंट, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.